पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ, ये बताना, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान कौन सी तिथि को लागू हुआ था, तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स ये क्या होगा, तो सही आंसर होगा मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, ठीक है ना, संवत 2006 विक्रमी, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो संविधान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये भी आपको ध्यान रखना कि संविधान जो बनने में भारत का समय लगा वो कितना लगा, तो 2 वर्ष, ठीक है ना, 2 वर्ष 11 महीना, 11 माह और 18 दिन, ठीक है ना, 18 दिन टोटल इतना समय लगा था भारतीय संविधान को निर्माण होने में, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है, उसे भी ध्यान रखेगा कि 26 नवंबर, ठीक है ना, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इस यहाँ से बनता है। संविधान दिवस मनाया जाता है कब, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान है वो अंगीकृत किया गया, यानी स्वीकृत किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान को प्रभाव में यानी कि लागू कर दिया गया था, ठीक है ना। संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था फ्रेंड्स, प्रथम जो बैठक हुआ था इसे भी ध्यान रखना। तो प्रथम जो बैठक हुआ था ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 9 दिसंबर, ठीक है ना, 9 दिसंबर 1947 का जो प्रथम बैठक हुआ था, इसे भी ध्यान में आप लोग को रखना है, ठीक है ना। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और जो उपाध्यक्ष बने थे एस.सी. मुखर्जी, इसे भी ध्यान में रखना, ठीक है ना। और प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे वो कौन बने थे, तो बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी बने थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो B.N.R. राव, तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। B.N.R. राव जो कि संवैधानिक सलाहकार थे। तो कुछ पॉइंट है आप लोग नोट कर लीजिएगा और रिवीजन करते रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स कि चौथा स्तंभ शब्द किससे संबंधित है, यानी कि चौथा स्तंभ जो शब्द है वो किससे संबंधित है ये आपको बताना, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि प्रेस से संबंधित है। चौथा स्तंभ जो है वो प्रेस से संबंधित है, इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। प्रेस का जो संबंध है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद आपका हो जाएगा कितना में, 19 का ए में, ठीक है ना, 19 का ए में, जो कि प्रेस से संबंधित है, तो इसे भी ध्यान में रखेगा। क्वेश्चन बहुत बार ये बना है, ठीक है ना। भारत में टोटल जो स्तंभ माना जाता है, यानी कि लोकतंत्र का टोटल 4 स्तंभ माना जाता है। कितने स्तंभ माना जाता है, तो 4 स्तंभ माने जाते हैं लोकतंत्र में। तो पहला कौन कौन है इसे भी आप लोग ध्यान में रखेगा। पहला जो स्तंभ होता है फ्रेंड्स उसे क्या बोलते हैं, तो पहला को बोलते हैं विधायिका, क्या बोलते हैं, विधायिका, ठीक है ना। पहला हो गया आपका विधायिका हो गया। दूसरा जो हो गया आपका कार्यपालिका, कौन सा हो गया, कार्यपालिका, ठीक है ना, कार्यपालिका हो गया। दूसरा आपका कार्यपालिका हो गया। तीसरा जो हो गया आपका कौन हो गया, न्यायपालिका, ठीक है ना, न्यायपालिका, ठीक है ना, न्याय करने वाला, न्यायपालिका, ठीक है ना, न्यायपालिका हो गया। और चौथा जो हो गया आपका जो लोग के बीच तक खबर पहुंचाता है वो उसे बोलते हैं प्रेस, जो प्रेस कार्यपालिका हो गया यानी कि प्रेस, ठीक है ना। तो ये टोटल 4 जो होते हैं वो स्तंभ होते हैं। तो चारों स्तंभ को ध्यान रखना, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस, ठीक है ना। तो सभी को ध्यान में जरूर रखिएगा आप लोग भी, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स की पृथ्वी के क्षेत्र, ठीक है ना, का कितना प्रतिशत लगभग पानी से भरा है ये बताना, यानी कि पृथ्वी पर लगभग कितना प्रतिशत पानी से भरा हुआ है ये बताइए। तो सही जो आंसर हो जाएगा इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका 70%, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि पृथ्वी पर लगभग 2/3 से भी अधिक क्या है तो पानी से ढका हुआ है, ठीक है ना। यानी कि एग्जैक्ट बोले तो लगभग जो पानी यानी कि जल जो है वो पृथ्वी पर कितना है, तो जल जो है वो 70.8%, कहीं कहीं 71 भी आता है। और स्थल जो है वो कितना है, बाकी जो शेष बच गया वो आपका स्थल हो जाएगा आपका कितना 29.2, ठीक है ना, 29.2% क्या है, स्थल है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखेगा। जल के अंतर्गत में कौन कौन आते हैं, तो जल के अंतर्गत में आपको मिल जाएगा कौन कौन, तो जलमंडल मतलब जलमंडल, ठीक है ना, जलमंडल ध्यान रखेगा। जलमंडल में आपको आ जाएगा महासागर आ गया, ठीक है ना, महासागर, ठीक है ना, महासागर हो गया। फिर आपको सागर हो गया, ठीक है ना, महासागर, सागर, उसके बाद झील, ये सभी के सभी जो है वो किस में आता है, तो आपको नदी हो गया, ठीक है ना, नदी, ये सभी के सभी जो आते हैं किस में आते हैं, तो ये सभी जल मंडल के अंतर्गत आते हैं क्योंकि यहाँ से जल मिलता है, ठीक है ना। तो इस सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान में जरूर रखेगा, ठीक है ना। महासागर का जो जल होता है उसका औसत तापमान ध्यान रखेगा। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि महासागरीय जो जल होता है उसका औसत जो टेम्परेचर रहता है, तापमान रहता है वो कितना रहता है, तो औसत जो टेम्परेचर रहता है फ्रेंड्स उसको ध्यान रखना 17.2 डिग्री सेल्सियस यानी कि सेल्सियस रहता है। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। ये महासागरीय जल का जो है क्या है, तो इतना तापमान रहता है उसका टेम्परेचर यानी कि समुद्री जल का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है चंबल नदी, ठीक है ना। चंबल नदी किसकी उपनदी है, उपनदी का मतलब सहायक, ठीक है ना। तो चंबल नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका यमुना की सहायक नदी है, कौन, चंबल नदी, ठीक है ना। चंबल नदी के तट पर आपको एक शहर आपको जो फेमस है वो आपको कोटा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कोटा जो शहर है वो आपको कहाँ, चंबल नदी के किनारे देखने को
मिल जाएगा। यमुना नदी के किनारे आपको कौन कौन सी शहर मिलेगा, तो आपको आगरा मिल जाएगा, ठीक है ना, आगरा हो जाएगा, आपका दिल्ली हो गया, दिल्ली, ये सभी के सभी जो है आपको कहाँ मिलेगा, तो ये सभी आपको जो यमुना नदी के किनारे तट पर मिल जाएगा। तो ये सभी को ध्यान रखेगा। गंगा नदी के किनारे आपको मिल जाएगा पटना हो गया, ठीक है ना, पटना बड़ा शहर है। गोदावरी नदी के तट पर आपको कौन सा मिल जाएगा, तो गोदावरी नदी के बारे में आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। नर्मदा नदी के किनारे आपको जबलपुर मिल जाएगा, ठीक है ना, जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश का क्या है, हाई कोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। गोदावरी नदी के बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। दक्षिण की गंगा इसको भी बोलते हैं या वृद्ध गंगा भी बोलते हैं, किससे, गोदावरी नदी को, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेगा, ठीक है ना। चलिए, गोदावरी नदी के किनारे आपको कौन सा है, तो नासिक जो इसे है, चलिए लिख देते हैं, बता देते हैं, ठीक है ना। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए, गोदावरी नदी से संबंधित और भी कुछ पॉइंट है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट है, इसे भी आप लोग ध्यान में जरूर रखते चलेगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए, एक और पॉइंट इसमें ध्यान रखेगा कि गांधी सागर जो बनाया गया है, ठीक है ना, ये आपको चंबल नदी पर ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। गांधी सागर जो जलप्रपात है वो चंबल नदी पर देखने को मिलेगा। चंबल नदी जो कि मध्य प्रदेश के मालवा पठार के मऊ के निकट है, ये पहाड़ी से निकलती है, ठीक है ना। तो कुछ पॉइंट है, ध्यान में जरूर रखेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आंशिक विकलांगता के लिए कवर राशि जो है वो क्या है, ये बताना, यानी कि आंशिक रूप से जो विकलांग हो गए उसमें कवर राशि कितना किया गया है, ये बताइए। तो सही जो आंसर होगा फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा 1 लाख रुपया। कितना, 1 लाख रुपया, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है ये कब शुरू हुआ था, तो 9 मई को, ठीक है ना, 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह कोलकाता में शुरू किया गया था, यानी कि उद्घाटन किया गया था। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं आगे। और इसमें भी जो 18 से 70 साल तक कोई भी भारत के जो नागरिक है वो 12 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम भर करके 1 से 2 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा को क्या कर सकता है, लाभ ले सकता है। यह है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है ना। इसमें 12 रुपया लगता है प्रति साल, ठीक है ना, प्रीमियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं कि पहले राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ये बताना है। तो प्रथम जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था फ्रेंड्स, ये आपको कब हुआ था, ठीक है ना। तो कब हुआ था, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1930 में हुआ था। कब हुआ था, 1930 में, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था हेमिल्टन कनाडा, ठीक है ना, हेमिल्टन, ठीक है ना, हेमिल्टन कनाडा में, जो कि आपको कनाडा का एक शहर है, कहाँ है, कनाडा में हुआ था, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना, हेमिल्टन कनाडा में हुआ था, ठीक है ना। और भारत ने जो शामिल हुआ था, भारत में जो शामिल हुआ था, यानी कि राष्ट्रमंडल खेल में भारत पहली बार कब शामिल हुआ था, तो भारत जो है वो पहली बार शामिल हुआ था 1934 के राष्ट्रमंडल जो खेल हुआ था वो लंदन में हुआ था। इसमें भारत पहली बार, भारतीय जो है यानी भारत पहली बार क्या हुआ, शामिल हुआ था, ठीक है ना। भारत पहली बार क्या हुआ, शामिल हुआ था। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन मधुमक्खी बोल कौन मधुबनी चित्रकारी से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सी व्यक्ति जो है ये चारों ऑप्शन में वो मधुबनी चित्रकारी से संबंधित नहीं है। मधुबनी चित्रकारी जो कि आपको बिहार में फेमस है, देखने को मिल जाएगा मधुबनी चित्रकारी, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स आपको हो जाएगा मधु किश्वर, ठीक है ना। मधु किश्वर जो कि आपको मधुबनी चित्रकारी से संबंधित नहीं है। ये क्या है, तो भारतीय लेखक और कार्यकर्ता है, ठीक है ना। और बाकी सभी भारती दयाल, बउआ देवी, गंगा देवी, ये सभी के सभी जो है मधुबनी चित्रकारी से संबंधित है। तो इसे भी ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा, ठीक है ना। बिहार में एक भूकंप आया था जो कि 1934 में आया था, बहुत फेमस है, इसे भी ध्यान में रखेगा, ठीक है ना। और बिहार का सबसे जो बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो कौन है, तो पश्चिम चंपारण, इसे भी ध्यान रखेगा। बिहार की राजधानी पटना आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो कुछ पॉइंट है, इसे भी ध्यान में रखेगा, जैसे कि सीता देवी हो गए, ठीक है ना, सीता देवी भी हैं जो कि मधुबनी चित्रकला से ही संबंधित है, सीता देवी। कुछ और पॉइंट है, ये भी लिख देते हैं, जबकि आपका बउआ देवी हो गए, गंगा देवी, भारती दयाल, सीता देवी, लीला देवी, ठीक है ना, एक है लीला देवी, ठीक है ना, लीला देवी। तो ये कुछ पॉइंट है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखें, क्वेश्चन बनते रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड, कि भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो भारत में वीरता का जो सर्वोच्च पुरस्कार है उसका नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र है। क्या है, परमवीर चक्र, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। परमवीर चक्र जो कि सबसे टॉप में आता है, परमवीर के बाद जो पहला नंबर है, ये फर्स्ट जो आता है वो सबसे टॉप में परमवीर चक्र है। दूसरा यानी कि सेकंड जो नंबर आता है, सेकंड नंबर जो आता है वो महावीर का आता है। और जो 3RD में यानी कि तीसरा नंबर जाता है, किस में आता है, वीर चक्र आता है, ठीक है ना। तीसरा जो है वो वीर चक्र में आता है, वीर चक्र जो है वो तृतीय में आता है, यानी कि फर्स्ट में परमवीर है, सेकंड में महावीर और तीसरा में आता है वीर चक्र होता है, ठीक है ना। अशोक चक्र जो होता है वो क्या होता है, तो अशोक चक्र जो होता है वो शांतिकालीन, ठीक है ना, यानी कि शांति के लिए सबसे बड़ा वीरता का जो पुरस्कार है ये अशोक चक्र दिया जाता है। और भारत रत्न के बारे में आप लोगों को पता होगा कि भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। भारत रत्न है जिसकी शुरुआत कब हुआ था, 1954 में हुआ था, ठीक है ना, 1954 यानी कि 1954 में, जिसमें 3 लोगों को पहली बार मिला था। किनको मिला था आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द नेम सेक पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है ये बताना। द नेम सेक पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड? सही उत्तर हो जाएगा इसका आपका झुम्पा लाहिड़ी, ठीक है ना, झुम्पा लाहिड़ी, जो कि ऑप्शन ए डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक बहुत फेमस पुस्तक है जो कि अरुंधति राय जी के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम क्या है? द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स बहुत ही फेमस किताब है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए कुछ पॉइंट है ये भी ध्यान में आप लोग रखते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत की द्वितीय जो युद्ध हुआ था वो किस वर्ष लड़ा गया था? यानी कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो कब लड़ा गया था ये बताना है। तो पानीपत का दूसरा जो युद्ध हुआ था फ्रेंड्स ये कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन ए इसका सही है। किसके बीच में हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर जो हुआ था विजयी हो गया था, ठीक है ना। पानीपत में टोटल 3 जो लड़ाई हुआ था, जिसमें पहला जो युद्ध हुआ था, पहला जो यानी कि फर्स्ट जो लड़ाई हुआ था वो हुआ था 1526 में हुआ था। किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर ने जीता था, ठीक है ना, प्रथम युद्ध, ठीक है ना, पानीपत का प्रथम। दूसरा जो युद्ध हुआ 1556 में हुआ, जो कि अकबर और हेमू के बीच में हुआ, उसमें अकबर जीता, ठीक है ना। और तीसरा जो युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था। कब हुआ था? तीसरा जो युद्ध हुआ वो 1761 में हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है ना, जिसमें मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के सेना के बीच में लड़ा गया था, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, कश्मीर के लोक नृत्य के नाम का चयन करें जिसे बसंत ऋतु के, ठीक है ना, सुहावने मौसम और विभिन्न त्योहारों में आनंद के लिए मनाया जाता है। तो उस त्यौहार का नाम जो है वो कश्मीर का लोक नृत्य, उसका नाम क्या ये बताना है। सही जो उत्तर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राउफ, ठीक है ना, सॉरी रौफ जो है वो कश्मीर का लोकनृत्य है, और यह जो है वो बसंत ऋतु के सुहावने मौसम और विभिन्न त्योहारों में आनंद के लिए मनाया जाता है। कश्मीर का ये प्रसिद्ध लोकनृत्य जो कि रौफ है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपको मिल जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 में, कि एक शतरंज का मोहरा, ठीक है ना, शतरंज के खेल के लिए शतरंज के खेल को खेलने के लिए बिसात पर उपयोग की जाने वाली, ठीक है ना, 6 विभिन्न प्रकार की चल वस्तुएं में से एक है, ठीक है ना। प्रत्येक पक्ष में चल वस्तुओं की सही संख्या जो होती है वो उसका चयन करना है, यानी कि प्रत्येक पक्ष में सही संख्या क्या होता है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स ये क्या होगा? तो सही जो आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक राजा होता है, एक रानी, 2 हाथी, 2 ऊंट, 2 घोड़े और 8 प्यादे होते हैं, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखेगा, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में जरूर रखना ये सभी के सभी पॉइंट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ पॉइंट जो कि शतरंज के बारे में। तो शतरंज में टोटल जो खाने होते हैं, यानी कि कुल जो खाने होते हैं शतरंज में, कुल जो खाने होते हैं वो कितने होते हैं? तो कुल जो खाने होते हैं वो 64 होते हैं। कितने होते हैं? 64 खाने होते हैं। क्वेश्चन बन चुका है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और सभी के सभी जो होता है वो कैसा होता है? तो वर्गाकार होता है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में रखेगा, ठीक है ना। शतरंज का जो आविष्कार है वो रावण की पत्नी मंदोदरी के द्वारा किंवदंती के अनुसार किया गया था, तो इसे भी ध्यान रखेगा, ठीक है ना। शतरंज से संबंधित जो कुछ शब्द आते हैं इसमें यूज होता है शतरंज में, उसे ध्यान रखना आप लोगों को। सबसे फेमस है आपका है बिशप गैम्बिट, ठीक है ना, बिशप, ठीक है ना। कहीं कहीं आ जाता है कि बिशप शब्द का संबंध किससे है, तो ये आपको शतरंज से देखने को मिल जाएगा आपके पास। उसके बाद फिर होता है चेकमेट, ठीक है ना, चेकमेट, ठीक है ना, चेकमेट जो शब्द है ये भी आपको शतरंज से देखने को मिल जाएगा, इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा आपको, ठीक है ना। एक है फीडे, ठीक है ना, फीडे जो शब्द है ये भी आपको किससे मिलेगा? तो ये भी शतरंज से ही संबंधित है, तो इसे भी ध्यान में रखना है। तो ये तीनों पॉइंट को आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, ये सभी के सभी जो है शतरंज से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र होता है, ठीक है ना। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में क्या होता है? अशोक चक्र होता है, जिसे समय चक्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, जिसमें डैश तिल्लियां होते हैं, यानी कि उसमें टोटल जो तिल्ली होते हैं वो कितने होते हैं ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24, यानी कि 24 तिल्ली होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 24 तिल्ली होते हैं, ठीक है ना। चलिए भारतीय जो ध्वज है, भारत के जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है, यानी कि तिरंगा झंडा, उसके बारे में पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत यानी कि स्वीकृत किया गया था। यानी कब स्वीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान के द्वारा स्वीकृत जो किया गया था वो कब किया गया था? तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। ये हुआ था कब? तो ये हुआ था 22 जुलाई, ठीक है ना, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है ना, 22 जुलाई 1947 को। अब भारतीय जो ध्वज है फ्रेंड इसमें लंबाई, ठीक है ना, और चौड़ाई, ठीक है ना, लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होता है कितना होता है?
3:2 होता है। चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ दे तो 2:3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बहुत बार ये बना क्वेश्चन, आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें टोटल 3 पट्टी होते हैं, 3 रंग होते हैं, 3 कलर होते हैं, ठीक है ना। भारतीय तिरंगा में टोटल 3 कलर होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो सबसे ऊपर होता है, जो कि सबसे ऊपर में होता है, कौन होता है? केसरिया, ठीक है ना। सबसे ऊपर होता है केसरिया रंग होता है, ठीक है ना, केसरिया। उसके बाद फिर जो आता है कौन आता है? उसके बाद फिर आता है सफ़ेद आता है, ठीक है ना, सफ़ेद आता है। और उसके बाद फिर क्या होता है? हरा आता है। उसके बाद फिर क्या आता है? हरा आता है, ठीक है ना। तो सफ़ेद रंग में ही क्या होता है? जो सफ़ेद रंग रहता है ना, इस प्रकार का बनता है। तो सफ़ेद जो रंग रहता है यहीं पर आपका जो है अशोक चक्र देखने को मिलेगा 24 तिल्ली वाली पट्टी में, ठीक है ना। तो नीला, या और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? नीला चक्र होता है, ठीक है ना, नीला चक्र होता है। इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। एक पॉइंट और बनता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है यहाँ से फ्रेंड, ध्यान रखेगा कि राष्ट्रीय जो ध्वज है उसको संविधान सभा में, ठीक है ना, प्रस्तुत किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान में जो प्रस्तुत किया गया था, ठीक है ना, संविधान में, ठीक है ना, संविधान में प्रस्तुत, ठीक है ना, प्रस्तुत जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया? तो हंसा मेहता, ठीक है ना, किसके द्वारा? हंसा मेहता के द्वारा, ठीक है ना। हंसा मेहता जो एक व्यक्ति थे, इन्हीं के द्वारा भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है इसे संविधान सभा में क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। स्वदेशी आंदोलन औपचारिक रूप से कहाँ से शुरू हुआ था ये बताना है, यानी कि स्वदेशी आंदोलन जो है वो कहाँ से शुरू हुआ था। तो सही जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलकाता से 1905 में शुरू हुआ था। उस समय जो क्या थे, तो उस समय जो क्या थे, सॉरी, लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था। तो उसको क्या बोलते थे, ध्यान से भूल जाते हैं कभी कभी। हाँ, गवर्नर जनरल, ठीक है ना। तो उस समय का जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन जो कि 1905 में यह स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ था कि जो आपको क्या बोलते हैं, जो विदेश में जो कपड़ा निर्मित होता है, जैसे कि आपको मैनचेस्टर में कपड़ा निर्मित हो रहा था, लिवरपूल में हो रहा था, तो जो सामान वहाँ से आता था, ठीक है ना, यहीं से जो रॉ मटेरियल था वो यहीं से जाता था, यहीं से लेकर के जाते थे अंग्रेज लोग, और वहाँ से जो है वो बना करके फिर इंडियन को ही बेच देते, यानी कि डबल मुनाफा कमाते थे। तो स्वदेशी आंदोलन इसीलिए चलाया गया था, जो बाहरी सामान था उसको बहिष्कृत करने के लिए, ठीक है ना। तो बाहर के सामान था उसी को बहिष्कृत करने के लिए 1905 में यह चला गया था स्वदेशी आंदोलन। तो इसे भी ध्यान रखेगा। लॉर्ड कर्जन के उस टाइम उस समय थे, ठीक है ना, उस समय जो गवर्नर थे वो कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अमार सुनार बंगला जो कि रचना किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, जो कि आपको ध्यान में रखना। अमार सुनार बंगला जो कि क्या है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, ठीक है ना। और वंदे मातरम जिसका रचना किया गया था वो किसके द्वारा? तो वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय गान जो है यानी कि जनगण मन है, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही रचना किया गया था। तो ये भी कुछ पॉइंट है, इसे भी ध्यान में आप लोग रखते चलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप डैश है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो कौन है ये बताना। नदी द्वीप के बारे में बता रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि माजुली नदी द्वीप। माजुली नदी द्वीप जो कि आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कहाँ पर? तो यह असम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत बेहतरीन बन सकता है, इसे भी ध्यान रखेगा कि देश का पहला नदी द्वीपीय जिला कौन बना, ठीक है ना। देश का पहला, ठीक है ना, क्वेश्चन लिख देते हैं, देश का पहला, ठीक है ना, देश का पहला नदी द्वीपीय, ठीक है ना, नदी द्वीपीय जिला कौन बना है? तो ये बना है माजुली। कौन बना है? माजुली बना है। तो इसे भी ध्यान रखेगा, क्वेश्चन बन सकता है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है ना। ये आपको असम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। असम में और जो माजुली नदी द्वीप है ये सबसे बड़ा द्वीप है। और सबसे छोटा द्वीप पूछा जाए तो सबसे छोटा द्वीप जो है वो कौन है? तो सबसे छोटा नदी द्वीप जो है वो कौन है? उमानंद, ठीक है ना, उमानंद, ठीक है ना, उमानंद। उमानंद क्या है? तो उमानंद जो है वो सबसे छोटा द्वीप है, ठीक है ना, छोटा द्वीप, ठीक है ना, छोटा द्वीप कौन है? तो उमानंद है। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। कहाँ पर मिलेगा? तो ये आपको असम में देखने को मिल जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना, ठीक है ना। तो ये रीजनिंग का है। सबसे पहले देखते हैं कौन आएगा। तो देखिए ए है, ए तो सभी में है। तो ए के बाद क्या आएगा? बी आएगा, ठीक है ना। तो ए के बाद बी आएगा, यानी कि पहले तो आपको दूसरा शुरू होगा। तो दूसरा सभी में शुरू हो रहा, यानी कि पहला हो गया, दूसरा से शुरू हो गया, यानी कि आपका कट गया। आगे देखते हैं ए के बाद क्या आ रहा है? एन
एम एम, ठीक है ना। तो पहले तो एम वाला आएगा, तो पहले एम इसमें भी, एम इसमें भी, फिर इसमें ई है, फिर इसमें आ जाए तो पहले 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले आपका 5 आ गया, फिर आपका 4 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखते हैं कौन आएगा, तो उसके बाद ए एन जी आएगा, यानी कि पहले 1 आ जाएगा, उसके बाद फिर आपका 3 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 2 5 4 1 3, ठीक है ना। 2 5, ठीक है ना, 2 के बाद 5, 2 5 2 5 4 1 3, जो कि ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्या है ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यानी कि लुप्त संख्या, उसको चूज करना, ठीक है ना। चलिए देखिए, 30 से हो गया 29, 29 से हो गया 27, यानी कि पहले हो गया -1, फिर -2, फिर -3, तो अपन कर देंगे -4, तो -4 करेंगे तो कितना आएगा, 24 में से 4 घंटा आएगा तो 20, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, ईजी है, आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहा क्या कि आपको पैटर्न दिया हुआ, इसमें आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स ये क्या होगा ये बताइए, ठीक है। तो इसमें दिमाग लगाइए, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे हिसाब से देखिए क्या आ रहा है, देखिए यहाँ से यदि देखते हैं तो आ रहा है 17 और 13 जोड़ते हैं तो 30, 16 14 30 आ रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार 12 9 21, 17 4 21, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है कि देखिए ये दोनों को आप जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, ठीक है। ये दोनों को भी जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, यानी कि आपस में इक्वल आ रहा है। ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 21 आ रहा है, और ये दोनों को भी जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। उसी प्रकार से ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 12 और 32 17 कितना आएगा, 49 आएगा। तो 29 के साथ में कौन सी संख्या रख के जोड़ दें, 29 के साथ में क्या जोड़ दें कि आपका कितना आ जाए, 49 आ जाए। तो x बराबर आपका आ जाए कितना, 29 तो है ही, सॉरी 29 तो ए है ही, 49 लाने के लिए 49 में से 29 घटा देंगे तो आपका 20 बचेगा, तो 20 रखना पड़ेगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, तो आपका सही आंसर आपका 20 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक प्रश्न और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं, बताएं कि इनमें से कौन सा जो तर्क प्रश्न के संबंध में पुष्ट है ये बताना है। देखिए प्रश्न आपका ये है कि क्या बोर्डिंग स्कूल, ठीक है ना, क्या बोर्डिंग स्कूल प्रणाली बच्चों के लिए लाभप्रद है, ठीक है ना। तर्क ए में है जी हाँ, बोर्डिंग स्कूल प्रणाली बच्चों को उनके घरों से अलग करती है तो लाभप्रद है, ठीक है ना। देखते हैं दूसरा में क्या है, दूसरा है नहीं, लंबे समय तक माता पिता से अलग रहने से बच्चों के माता पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं जिससे बच्चे चिंतित या अकेला महसूस करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो कौन सा प्रश्न के अनुसार जो लॉजिकल सही है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो सही होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका जो सही होगा कि जी हाँ, पहला में बोल रहा क्या कि जी हाँ बोर्डिंग स्कूल प्रणाली बच्चों को, ठीक है ना, उनके घरों से क्या करते हैं, अलग करते हैं तो लाभप्रद, यानी कोई भी चीज़ जो है वो बच्चों को घर से अलग करता है, इसका मतलब वो थोड़ा ना चीज़ है कि वो लॉजिकल है वो अच्छा ही करेगा। बच्चे घर से अलग रह करके स्कूल में खराब भी हो सकते हैं, जरूरी थोड़ा ना कि अच्छा ही बनेगा, तो ये तो कोई लॉजिकल नहीं है, ठीक है ना। दूसरा है नहीं, यानी कि बोल रहा क्या कि क्या बोर्डिंग स्कूल बच्चों प्रणाली के लिए लाभप्रद है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक, ठीक है ना, क्या क्यों नहीं है, क्योंकि लंबे समय तक माता पिता से अलग रहेगा बच्चा, यानी कि छोटे बच्चे हैं माता पिता से बहुत दिन तक अलग रहेंगे तो उसके संबंध जो है वो खराब होंगे जिससे बच्चे अकेला चिंतित महसूस भी करेंगे, यानी कि 2 जो है वो लॉजिकल सही है, यानी कि सी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी केवल तर्क 2 जो है वो पुष्ट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तो ये लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन रहता है, इसमें आपको जितना प्रैक्टिस रहेगा फ्रेंड्स उतना ही बेहतर होते जाएंगे आप लोग। नेक्स्ट है कि आपको बोल रहा है दी गई आकृति में आयत जो है वो पुरुष को दर्शाता है, ठीक है ना। ये आयत हो गया जो कि आपको पुरुष को दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा, पुरुष को। आगे त्रिभुज जो है वो शिक्षित वर्ग को, जो क्या बोल रहा है, त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ये है आपका, ये जो है आपको शिक्षित वर्ग को दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा, शिक्षित वर्ग को, यानी कि शिक्षित व्यक्ति को, ठीक है। आगे है वृत्त जो है वो शहरी को दर्शाता है, ये वृत्त जो है वो किसको दर्शाएगा, शहरी को दर्शाएगा। आगे वर्ग जो है वो लोक सेवक को दर्शाएगा, ये लोक सेवक, ठीक है ना, लोक सेवक को दर्शाएगा कौन, तो ये वर्ग, ठीक है ना। तो आगे पूछ रहा है कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले शिक्षित पुरुषों की संख्या कितनी है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले यानी वृत्त में रहने वाले शिक्षित पुरुष का मतलब हो गया शिक्षित वर्ग में आना चाहिए, पुरुष में भी होना चाहिए, लोक सेवक हो या ना हो, ठीक है ना। यानी कि वृत्त के साथ साथ में त्रिभुज भी होना चाहिए और आयत में भी होना चाहिए, तो तीनों में कौन ऐसा दिख रहा है, 4 ही एक ऐसा संख्या देख रहा है जो शहरी भी है, पुरुष भी है और शिक्षित वर्ग के अंतर्गत भी आएगा, ठीक है ना। तो आपका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है फ्रेंड्स इसका सही, सॉरी 4 है ना, 4 तो आपका डी में हो जाएगा ना, तो डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में आपको 4 मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन था, इसे आसानी से आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक आदमी सूर्योदय की दिशा में, सूर्योदय मतलब पूर्व की दिशा में 10 मीटर आगे की ओर चलता है और फिर 10 मीटर दाईं ओर चलता है, ठीक है ना। उसके बाद वह हर बार बाईं ओर मुड़ने के लिए 5 मीटर, 15 मीटर और फिर 15 मीटर चलता है
अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है ये बताना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें डायरेक्शन बना लेते हैं। ये आपका हो गया ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट, ये आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन के अनुसार। अब यहाँ से हम बनाते हैं। देखिए, एक व्यक्ति मान लेते हैं कि यहाँ है, बोला सूर्योदय की दिशा में 10 किलोमीटर चला, मतलब कि 10 किलोमीटर सूर्योदय मतलब पूर्व की दिशा में मान लेते हैं कि ये 10 किलोमीटर चला। ठीक है, यानी कि यहाँ तक आ गया। उसके बाद बोल रहा है क्या कि वह दाईं ओर मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है? दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि नीचे की ओर आता है और फिर 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है ना, फिर 10 किलोमीटर यहाँ आकर के फिर 10 किलोमीटर वो चला। उसके बाद होता है, उसके बाद वह हर बार बाईं ओर मुड़ता है और पहले 5 किलोमीटर चलता है। तो बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, तो बाईं ओर मुड़ेगा, इसका मतलब कि इधर मुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर बनाने में नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, बनाने में नहीं बनेगा, तो आपको क्या बनाते हैं, 1 मिनट। चलिए यहाँ से देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ है। सबसे पहले आपको ये चला यहाँ से 10 किलोमीटर, ये चला सूर्योदय की दिशा में। उसके बाद फिर दाएं मुड़ा, अब फिर चला 10 किलोमीटर, यहाँ फिर से चला वो। ठीक है, अब बोल रहा है क्या कि फिर से 5 किलोमीटर मुड़े, हर मरतबा बाएं ही मुड़ेगा। तो बाएं मुड़ेगा तो पहले 5 किलोमीटर तो ये मुड़ गया। ठीक है ना, पहले कितना मुड़ा? 5 किलोमीटर ये मुड़ लिया। उसके बाद फिर 5 किलोमीटर के बाद फिर बाएं मुड़ेगा और फिर 15 किलोमीटर चलेगा। तो फिर ना फिर बाएं ओर मुड़ेगा तो फिर ऊपर की ओर ये चलेगा। कहाँ की ओर? ऊपर की ओर चलेगा। 15 किलोमीटर ये चलेगा। कितना? 15 किलोमीटर ये चला। कितना? 15 किलोमीटर। और वहाँ से फिर बाएं मुड़ेगा। वहाँ से क्या मुड़ेगा? फिर बाएं की ओर बाएं मुड़ेगा और फिर जब बाएं मुड़ेगा तो ये किधर चलेगा? तो फिर जो है आपको ये चलेगा, आपको इधर की ओर, बाएं की ओर चलेगा, फिर बाएं की ओर मुड़ेगा, यानी कि फिर से आपको ये इधर की ओर मुड़ते हुए चलेगा। ठीक है ना, तो फिर बाएं मुड़ेगा, फिर कितना चलेगा? ये फिर से 15 किलोमीटर चलेगा। ठीक है ना, तो अब बोल रहा है कि वह अब कौन सी बोल रहा कि अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है ये बताना है। ठीक है ना, तो अब प्रारंभिक बिंदु उसका कहाँ था? यहाँ था। कहाँ था? प्रारंभिक बिंदु उसका यहाँ था। तो प्रारंभिक बिंदु से अब कौन सी दिशा में है ये बताना है आपको। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ से अभी वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में ये यहाँ है। तो कौन सी दिशा में? यहाँ पहला था, यानी कि यहाँ जो उसका शुरुआती पॉइंट है। तो यहाँ से कौन सी दिशा में? देखिए उत्तर की ओर है, यानी कि ऊपर की ओर है। तो ऊपर की ओर कौन सा है? नॉर्थ है। नॉर्थ का मतलब हो गया उत्तर, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है कि 8 व्यक्ति ABCDEFGH, ठीक है ना, केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि सभी इसी क्रम में बैठे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक वृत्ताकार मेज बना लेते हैं, जो कि आपको इस प्रकार को देखने को मिल जाएगा। इसमें टोटल 8 लोग बैठे हैं। तो 1 हो गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इस प्रकार से 8 लोग बैठे हुए हैं। बोला क्या कि ए सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ठीक है ना, तो ए जो है वो सी के क्या है? दाईं ओर दूसरे स्थान पर। मान लेते हैं कि यदि ए यहाँ है तो सी यहाँ होगा, तो सी के दूसरा स्थान पर कौन हो गया? ए। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया। ठीक है, आगे बोल रहा है क्या कि दूसरे स्थान पर बैठा हुआ तथा सी डी के बाएं ओर तीसरे स्थान पर। सी जो है वो डी के बाएं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ठीक है ना, सी जो है वो क्या है? डी के बाएं ओर तीसरे स्थान पर, यानी कि डी यदि यहाँ होगा तो इसका बाएं ओर 1, 2, 3 तीसरे नंबर पर सी बैठा हुआ है। इस प्रकार से बता रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। 1 मिनट। आगे बोल रहा है क्या कि बी जो है वो सी के बगल में नहीं है, यानी कि बी ना तो यहाँ आपको मिलेगा देखने को और ना ही यहाँ मिलेगा, क्योंकि बी जो है कि बी के बारे में बोल रहा है कि बी सी के बगल में बैठा हुआ नहीं है, यानी कि बी जो है चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ हो सकता है, यानी कि यहाँ और यहाँ नहीं रहेगा। तो आगे रहेगा कहाँ? बी के बारे में बोल रहा है क्या? बी ई के दाएं ओर दूसरे स्थान पर है। ठीक है ना, बी जो है वो ई के दाएं ओर दूसरे स्थान पर है। ठीक है ना, और बी और ई का भी कोई रिलेशन भी नहीं दिख रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं कि डी तथा जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। डी और जी के बीच में, ठीक है ना, डी और जी के बीच में क्या है? केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो डी फिर यहाँ पर, डी यहाँ तो हो गया, तो आपका जी जो है वो यहाँ पर रहेगा। ठीक है ना, जी यदि यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना, जी यदि यहाँ पर रहेगा, क्या बोल रहा? डी तथा जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है ना, चलिए इसको भी अभी रुकते हैं। डी और जी के बीच में केवल क्या है? एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, आगे बोल रहा है क्या कि जी एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। जी जो है वो एच के क्या है? जी के बारे में बोल रहा है कि जी जो है वो एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ। कौन? जी। ठीक है ना, तो जी जो है वो क्या है? एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। कौन? जी जो है वो एच के बाईं ओर दूसरा स्थान। यदि कि यहाँ पर यदि हम जी को रखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर यदि हम किसको रखते हैं? जी को रखते हैं, यहाँ पर जी को रखते हैं, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा एच जो हो जाएगा वो आपको दूसरे स्थान पर बाईं ओर बैठा हुआ, पहला स्थान दूसरा स्थान। ठीक है ना, तो इस प्रकार से कुछ कॉम्बिनेशन अब बन जाएगा। इसके बाद फिर आगे देखते हैं फिर से। ठीक है ना, 1 मिनट इसको मिटा देते हैं। हाँ, चलिए
अब एक बार शुरू से फिर से पढ़िए। ए सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, सी डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, सी जो है वो डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, बी सी के बगल में बैठा हुआ नहीं है, तो बी तो चाहे तो यहाँ होगा चाहे तो यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो बी जो है वो सी के बगल में, बी जो है वो सी के बगल में नहीं बैठा हुआ, बी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ठीक है ना। बी जो है वो ई के दाईं ओर दूसरा स्थान पर, तो बी यदि ए यहाँ रहेगा तो बी यहाँ रहेगा, तभी तो दाईं ओर दूसरा स्थान पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी जो है वो ई के दाईं ओर दूसरा स्थान पर है, ठीक है। डी तथा जी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, डी तथा जी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है क्या, जी एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, जी जो है वो एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, जी हाँ बिल्कुल बैठा हुआ है। तो एक व्यक्ति जो बच गया वो यहाँ पर एफ बैठा हुआ होगा, ठीक है। ये आपका डायग्राम हो गया। अब डायग्राम के अनुसार जो क्वेश्चन पूछा है आप बता दीजिए, ठीक है। बोल रहा है सी के सापेक्ष जी की स्थिति क्या है, सी के सापेक्ष जो है वो जी की स्थिति क्या है, तो सी के सापेक्ष जी की जो स्थिति है वो क्या है, तो दाएं से क्या है, तो दाएं से आपका सॉरी बाएं से क्या है, बाएं से 1 2 तीसरा स्थान, ठीक है ना, बाएं से क्या है तीसरा स्थान हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक से तथा बाई एक बिंदु से चलना आरंभ करते हैं, डायरेक्शन की क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस प्रकार का बना लेंगे, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, ठीक है। अब चलिए देखिए मान लेते हैं कि ये पॉइंट है, तो बोल रहा है एक ही बिंदु से एक्स और वाई एक ही बिंदु से चलना आरंभ करें, दोनों विपरीत दिशा में चलता है। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो एक्स इधर की ओर चला, ठीक है ना, एक्स इधर के चला कितना 20 किलोमीटर चला, ठीक है, एक्स इधर की चला और विपरीत दिशा में तो वाई जो है वो इधर की ओर चलेगा, तो इधर की ओर वाई चला तो कितना चला है, एक्स जो है वो देखिए बोल रहा है कि एक्स तथा वाई एक ही बिंदु से चलना आरंभ करता है, दोनों विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है ना। दोनों जो है विपरीत दिशा में क्या चलते हैं, 20 किलोमीटर चलते हैं, यानी कि 20 किलोमीटर इधर भी चलता है और 20 किलोमीटर इधर भी चलता है। इधर मान के चले वाई चला, इधर चला एक्स चला, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि एक्स बाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, एक्स बाईं ओर मुड़ेगा 15 किलोमीटर चलेगा, यानी कि एक्स जो मान के चले कि वो यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो एक्स यहाँ पर आ गया 15 किलोमीटर, यहाँ से ये दूरी तय किया और उसके बाद आगे बोल रहा है क्या कि बाईं ओर फिर बाई भी मुड़ता है, तो बाईं मुड़ेगा, इसका मतलब है कि ऊपर की ओर जाएगा और ये भी 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। तो वे बोल रहा है कि वे एक दूसरे से कितने दूरी किलोमीटर पर स्थित है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया इसका पॉइंट बिंदु, ये हो गया, यानी कि यहाँ जो था ओरिजिन बिंदु था, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी हो जाएगा वो बाई का क्या हो जाएगा ये निकाल लेंगे। देखिए तो ये हो जाएगा आपका, ये जो है आपका 20 किलोमीटर दिया हुआ है ये वाली, ठीक है ना, ये जो दूरी था वो कितना है 20 किलोमीटर, ये आपका हो गया 20 किलोमीटर, ठीक है ना, ये 20 किलोमीटर हो गया और ये 15, तो 20 15 कितना होता है 25 होता है, जो कि आपका 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज का ये जो ट्रिपलेट होता है 20 15 और 25 का होता है। उसी प्रकार से यहाँ भी ट्रिपलेट बनेगा 20 15 और 25 का, ठीक है ना। तो जो एक्स है वो उसका एक्स अभी यहाँ है, ठीक है ना, और बाई जो है वो कहाँ यहाँ, यानी कि यहाँ बाई है और यहाँ आपका एक्स है, तो एक्स और बाई के बीच में जो वर्तमान दूरी है वो कितना 25 किलोमीटर ये और 25 किलोमीटर फिर यहाँ से, यानी कि टोटल कितना 50 किलोमीटर की दूरी आपको देखने को मिल जाएगा दोनों के बीच में, जो कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24 नंबर फ्रेंड्स, कि एक महिला, ठीक है ना, एक महिला का परिचय करते हुए रोहन ने श्याम से कहा, ठीक है ना, ये कोई महिला है, ठीक है ना, एक कोई महिला हो गई, महिला की ओर, ठीक है ना, परिचय करते हुए रोहन जो है वो बोल रहा है, ठीक है ना, कौन बोल रहा है, रोहन बोल रहा है, रोहन बोल रहा है किससे, श्याम से, किससे, श्याम से बोल रहा है। रोहन श्याम से कह रहा है कि उसकी एक बेटी है, इसकी यानी कि ये जो महिला उसकी एक बेटी है और एक बेटा है, ठीक है ना, एक बेटा है और इसकी एक बेटी भी है, यानी कि एक बेटी हो गया और एक बेटा हो गया। मैं उसकी बेटी, मैं जो हूँ वो उसकी बेटी की बेटी, यानी इसकी भी एक बेटी है, ठीक है ना, उसकी क्या है मामा हूँ, कौन, रोहन बोल रहा, यानी कि ये दोनों जो है आपस में क्या है, तो आपस में दोनों जो है वो भाई बहन हो गई, और ये जो बेटी हो गई इसकी, यानी कि इसकी ये माँ हो गई, यानी कि रोहन का भी ये माँ हो गई, ठीक है। तो रोहन की माँ यानी कि रोहन की बेटी हो गई और रोहन की बेटी यानी कि रोहन जो हो गया क्या हो गया, मामा हो गया, और मामा रहेगा इसका मतलब है कि इसकी माँ है, तो रोहन की भी महिला जो होगी क्या होगी, माँ होगी, तो इसका मतलब है, तो पूछ रहा है कि उस महिला का रोहन से क्या संबंध है, तो महिला का रोहन से क्या संबंध है, तो माँ का संबंध है, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 नंबर है, उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों में संबंध को सर्वोत्तम रूप से क्या करता है, निरूपित करता है, यानी कि दर्शाता है। वैज्ञानिक हो गया, शोधार्थी हो गया और प्रोफेसर हो गया, ठीक है ना। चलिए तो इसका जो सबसे बेस्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कुछ वैज्ञानिक हैं जो कि क्या है प्रोफेसर है, और कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर ऐसे हैं जो कि शोधार्थी भी हैं, जो कि इस प्रकार का इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, जो कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय, ठीक है ना, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था, ये बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1885 ईस्वी, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। और यह जो अधिवेशन हुआ था ये बम्बई में हुआ था, तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। और इसके जो अध्यक्षता किए थे वो किसके द्वारा किया गया था, ये आप लोगों को भी बताना है। तो ये इसके अध्यक्षता जो किए थे वो WC बनर्जी यानी कि बोमिस चंद्र बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। और A.O. ह्यूम, ठीक है ना, A.O. जो ह्यूम है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो ये 1885 ईस्वी में ही हुआ। तो ये भी पॉइंट को आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। तो कुछ पॉइंट है ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि जो है वो कितना होता है, ये बताना है। तो भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है फ्रेंड्स, ये होता है टोटल 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में भी द्रौपदी मुर्मू जी भारत के यहाँ प्रेसिडेंट है, जो कि दूसरी महिला प्रेसिडेंट है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति से संबंधित एक महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है वो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है ना, महाभियोग जो लगाया जाता है राष्ट्रपति पर, वो किस अनुच्छेद में लगता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन बना, तो ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। और भारत में जो अनुच्छेद 52 है उसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 52 से 78 तक जो कार्यपालिका है ना, संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया, ठीक है ना, संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। संघीय कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, तो प्रेसिडेंट आते हैं यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ठीक है ना। और उसके साथ साथ महान्यायवादी जो होते हैं वो भी आते हैं, ठीक है ना। तो टोटल कितने व्यक्ति हो गए, 3, 4, 5 व्यक्ति, ठीक है ना। तो किस में आते हैं, तो ये आते हैं संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो ये पॉइंट है, इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 फ्रेंड। 28 नंबर है कि कौन सी डेल्टा, ठीक है ना, कौन सी डेल्टा सबसे बड़ी डेल्टा है, या बांग्लादेश और भारत के दक्षिण एशिया क्षेत्र में है, ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा ये क्या होगा, सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड, जो कि गंगा डेल्टा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा डेल्टा जो कि भारत और बांग्लादेश के क्या दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। सुंदरबन गंगा डेल्टा में स्थित एक विश्व धरोहर है, ठीक है ना। सुंदरबन जो है यानी कि सुंदरबन का नाम सुनेंगे, तो सुंदरबन जो है वो गंगा डेल्टा में ही स्थित क्या है, तो यूनेस्को हेरिटेज साइट है। इसे विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव में भी शामिल है, ठीक है ना। तो विश्व का सबसे बड़ा जो मैंग्रोव है कौन है, सुंदरबन डेल्टा है। यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष भी पाया जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। तो कुछ पॉइंट है इसे भी ध्यान में रखना आप लोग को। तो गंगा डेल्टा जो कि गंगा नदी, गंगा नदी, मेघना नदी दोनों को मिल करके, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना तीनों नदी को मिल करके ये जो है वो डेल्टा बनता है। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। तो कुछ पॉइंट है ये भी ध्यान रखिएगा। भारत के पश्चिम बंगाल में ये स्थित है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है, रावण हत्या डैश है, यानी कि रावण हत्या जो है वो क्या है, ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो गया, राजस्थानी लोक वाक यंत्र, ठीक है ना। राजस्थानी लोक वाक यंत्र के अंतर्गत में आता है क्या, तो रावण हत्या। यह राजस्थान के, ठीक है ना, भोपाल और गुजरात के लोक संगीत का प्रमुख भाग है। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपको क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या है कि इंग्लिश चैनल डैश को अलग करता है। इंग्लिश चैनल जो है वो किसको अलग करता है, ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका उत्तरी फ्रांस से दक्षिणी इंग्लैंड को यह अलग करता है, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इंग्लिश चैनल जो पार करने वाली जो प्रथम जो भारतीय महिला थी वो कौन थी, तो आरती शाह, ठीक है ना, आरती शाह थी। इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। इंग्लिश चैनल के बारे में कुछ पॉइंट है इसे भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इंग्लिश चैनल जो कि अटलांटिक महासागर की क्या है, एक शाखा है, ठीक है ना, किसके, तो अटलांटिक महासागर की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है, किस क्षेत्र में, ठीक है ना, किस क्षेत्र में सरकार की अधिकांश संपत्तियां हैं और सभी सेवाएं प्रदान करता है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है यानी पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना, उसके अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। भारत में जो अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक जो है क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये भी पॉइंट ध्यान में जरूर रखिएगा। क्वेश्चन बनता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे है, तो भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है, अनौपचारिक उधारदाताओं से ऋण जिसमें लेन देनदार, व्यापारियों, नियोक्ता, रिश्तेदारों और दोस्तों आदि से ऋण शामिल है, क्या कहलाते हैं, ये बताना, ठीक है ना। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं अनौपचारिक क्षेत्र ऋण कहते हैं, जो कि ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अनौपचारिक क्षेत्र ऋण कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, ये बताना है। यानी कि हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक कौन सी धातु को प्राप्त नहीं किया गया, नहीं मिला, ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका लोहा, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लौह धातु
सर्वप्रथम वैदिक काल में, जो कि 1000 से 600 ईस्वी पूर्व पहले प्रयोग किया गया था, जो कि भारत में किया गया था, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। हड़प्पा, जो कि वर्तमान में आपको रावी नदी के तट पर पंजाब के पाकिस्तान जो प्रांत है ना, उसमें मोंटेगोमरी जिले में देखने को आपको मिलेगा हड़प्पा, ठीक है ना। तो हड़प्पा से कुछ पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है फ्रेंड्स, कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या शामिल नहीं है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है, ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मध्यम मार्ग, ठीक है। मध्यम मार्ग जो कि आपका सम्मिलित नहीं है। बाकी आपका बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, कौन है, बुद्ध, धम्म और संघ, तीनों के तीनों है जो बौद्ध धर्म के क्या है, तो त्रिरत्न में के अंतर्गत आते हैं। तीनों को ध्यान में जरूर रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। बौद्ध धर्म जिसमें गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, ठीक है ना। उनके बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। जब वो घर छोड़े थे उसे क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है ना। जो घर छोड़ने की यानी घर जो त्यागने की जो कहानी है उसमें बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। और उनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो गया में हुआ था, जो कि बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था, यानी कि वहीं पर हुआ था, ठीक है ना। और सबसे पहले जो अपना क्या दिए थे, सबसे पहले जो अपना क्या बोलते हैं ज्ञान जो बांटे थे उस कहाँ पर बांटे थे, तो इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा जो ज्ञान दिया गया था वो कहाँ पर दिया गया था, तो श्रावस्ती में दिया गया था, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय मरुस्थल को डैश कहते हैं। भारतीय मरुस्थल है जिसको क्या कहते हैं ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थार मरुस्थल कहते हैं, ठीक है ना। तो भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं, तो थार मरुस्थल कहते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जिसका अधिकांश जो एरिया है वो आपको राजस्थान में, परंतु कुछ जो भाग है वो आपको पंजाब, हरियाणा, गुजरात में भी देखने को मिल जाएगा थार मरुस्थल का, ठीक है ना। तो कुछ पॉइंट है और भी वो भी आपको ध्यान रखना है। गोबी मरुस्थल जो कि आपको मंगोलिया और चीन में देखने को मिलेगा। सहारा जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सहारा, ठीक है ना। विश्व का क्या सबसे बड़ा, ठीक है ना, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि कौन है, सहारा मरुस्थल, जो कि आपको अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। अटकामा मरुस्थल जो कि आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको चिली में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा, चिली में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। कालाहारी जो कि बोत्सवाना में, और मोजेब मरुस्थल जो है वो अमेरिका में देखने को मिलेगा। तो कुछ पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, और एशिया की सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो गोबी मंगोलिया में, आपको मंगोलिया और चाइना में ये जो है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया, ये बताना है। तो संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था, ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान है उसमें क्या हुआ था, उसे पारित कर दिया गया था, यानी कि स्वीकार कर दिया गया था, ठीक है ना। तो उस समय भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग, यानी कि टोटल जो भाग था वो कितना था, तो टोटल भाग की संख्या 22 था, ठीक है ना। अनुच्छेद कितने थे, तो अनुच्छेद जो थे वो आपको टोटल 395 यानी कि 395, और जो अनुसूची था, ठीक है ना, अनुसूची जो था ये टोटल कितना था, ये टोटल आपको 8 देखने को मिले थे उस टाइम पे, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान में कितना हो गया, तो वर्तमान में जो भाग है, ठीक है ना, वर्तमान में जो भाग हो गए वो कितना हो गया, तो वर्तमान में टोटल 25 भाग हो गए, ठीक है ना। वर्तमान में कितने 25 हो गए। अनुच्छेद वर्तमान में कितने हो गए, तो वर्तमान में जो अनुच्छेद हो गए वो कितना हो गया, तो वर्तमान में लगभग हो गया 470 या इससे ज़्यादा भी है, ठीक है ना, लगभग 470 ध्यान रखेगा। और वर्तमान में जो अनुसूची है वो कितना हो गया, तो 8 से बढ़ करके 12 हो गया, ठीक है ना। तो कुछ पॉइंट है, ध्यान रखेगा। भारतीय संविधान जो पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को बनने में कितना टाइम लगा, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखेगा, ठीक है ना। टोटल 114 दिन तक प्रारूप बनाने में बहस हुआ था, 114 दिन तक प्रारूप बनाने में बहस चली थी इसके लिए, ठीक है ना, संविधान को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान में संघवाद जो है वो किस देश से लिया गया, ये बताना है। तो संघवाद जो है वो कौन सी देश से लिया गया, संघवाद जो है आपको कनाडा से लिया गया, कनाडा के संविधान से संघवाद लिया गया, ठीक है ना। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट है इसका भी ध्यान रखेगा। संसद में जो संयुक्त बैठक होता है, यानी कि दोनों सदनों का जो बैठक होता है, तो वो जो लिया गया वो कहाँ के संविधान से लिया गया, तो संसद में दोनों संयुक्त बैठक की जो अवधारणा है ये आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ठीक है ना। मूल अधिकार और उपराष्ट्रपति का पद जो है ये आपको अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कि आपको जापान से, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कि अनुच्छेद 368 से संबंधित है, आपको साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, ठीक है ना। विधि के शासन और संसदीय व्यवस्था ये आपको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। तो कुछ पॉइंट है आप लोग नोट कर लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत की विधि ग्राह मुद्रा डैश है, यानी कि भारत की जो विधि ग्राह मुद्रा उसका नाम क्या है, ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा सिंपल से रुपया, जो कि इसका ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 रुपये का जो नोट है और सिक्का उसका निर्गमन उसके द्वारा होता है, तो ये होता है
वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में रखें, किसके द्वारा, 1 रुपये का नोट और 1 रुपये का सिक्का है जिसका निर्गमन होता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। और भारत में जो बाकी नोट है उसके जो नोट जो बनता है तो किसके रूप में, मतलब कौन उसका देखभाल करता है, उसकी साइन जो होता है वो किस पर होता है, मैंने 1 रुपये से अधिक वाले जो नोट होता है, ठीक है। तो इसमें होता है आरबीआई का, ठीक है ना। आरबीआई जिसकी स्थापना कब हुआ था, तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था और राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर है कि भारत में बीमा का क्षेत्र, ठीक है ना, नियमन कौन संस्था करती है ये बताना। तो भारत की जो बीमा के बारे में जो नियमन करने का संस्था यानी कि देखभाल करने का संस्था है उसका नाम क्या है ये बताना है। सही आंसर है IRDA, ठीक है ना, IRDA जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इरडा जिसका इरडा जो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, IRDA इरडा, ठीक है ना, इरडा इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना इसका जो हेड क्वार्टर है आपको कहाँ मिलेगा, तो इसकी हेड क्वार्टर आपको हैदराबाद में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका हेड क्वार्टर कहाँ मिलेगा, आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा। तो इस कुछ पॉइंट है इस भी ध्यान में जरूर रखेगा, ठीक है ना। एक पॉइंट ये भी ध्यान रखेगा, भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक है ना, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक है ना, बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम जिसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1956 में। कब हुआ था, 1956 में हुआ था। और एक है भारतीय साधारण जीवन बीमा, भारतीय साधारण बीमा निगम है, ठीक है ना, भारतीय साधारण, ठीक है ना, भारतीय साधारण बीमा निगम, ठीक है ना, बीमा निगम, भारतीय साधारण बीमा निगम है। तो साधारण है जिसकी स्थापना कब हुआ था, 1972 में हुआ था। UTI यानी कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट जो है जिसकी स्थापना कब हुआ था, 1964 में हुआ था। तो इस पॉइंट है ये भी सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। किस समूह में, ठीक है ना, किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में जो होते हैं वो 7 खिलाड़ी होते हैं। तो कौन सी खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं, कौन सी, तो इसका नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वाटर पोलो, एक तो हो गया वाटर पोलो और दूसरा हो गया कबड्डी। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो वाटर पोलो और कबड्डी दोनों में एक पक्ष में कितने होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। तो बाकी सभी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। पोलो में कितने होते हैं ये आपको बताना है। तो पोलो में जो होते हैं कितने होते हैं, 4 होते हैं। खो खो में कितने होते हैं, तो खो खो में 9 होते हैं। खो खो में कितने होते हैं, 9 होते हैं। बेसबॉल में, ठीक है ना, बेसबॉल में कितने होते हैं, तो बेसबॉल में भी 9 होते हैं, ठीक है ना, बेसबॉल में भी कितने होते हैं, 9 होते हैं। वाटर पोलो में तो आपको हो गया, वाटर पोलो में कितने होते हैं, 7 होते हैं। वाटर पोलो में 7 होते हैं, ठीक है ना, कबड्डी में भी 7 होते हैं। बास्केटबॉल में कितने होते हैं, तो बास्केटबॉल में जो फ्रेंड्स आपको कितने होते हैं, बास्केटबॉल में आपको 3, 2, 5 होते हैं, ठीक है ना। बास्केटबॉल में कितना होता है, 5 होते हैं, ठीक है ना। कबड्डी में 7 आपका बता ही दिए, ठीक है ना। जिम्नास्टिक में कितने होते हैं, तो जिम्नास्टिक में 8 होते हैं। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। वॉलीबॉल में 6 होते हैं, ठीक है ना, वॉलीबॉल में इसमें नहीं दिया तो वॉलीबॉल में 6 लिख लीजिएगा, ठीक है ना। जिम्नास्टिक में 8 लिख लीजिएगा। क्रिकेट में, फुटबॉल में 11 होते हैं। सबसे अधिक जो होता है किसमें होता है, तो रग्बी फुटबॉल, ठीक है ना, रग्बी फुटबॉल में जो होता है एक पक्ष में कितने होते हैं, 15 प्लेयर होते हैं, ठीक है ना, जो कि सबसे अधिक होते हैं। नेक्स्ट है 41 है श्रीमद् भगवत गीता किस एक ग्रंथ का भाग है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, महाभारत का। यह महाभारत का पुराना जो नाम है वो क्या है, तो जय संहिता बोलते हैं। इसे भी ध्यान में जरूर रखेगा, ठीक है ना। रामायण जिसके लेखक कौन है, रामायण के लेखक कौन है, तो महाकवि वाल्मीकि जी हैं। इसे भी ध्यान रखेगा। महाभारत के कौन थे, वेद व्यास। इसे भी ध्यान में रखेगा। हितोपदेश नारायण पंडित, ठीक है ना, हितोपदेश के कौन है, तो नारायण पंडित है। और पंचतंत्र के कौन है, तो विष्णु शर्मा। तो सभी ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है 42 नंबर, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम जो भारतीय हैं वो कौन है ये बताना है। तो मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम जो भारतीय हैं इसका नाम क्या है, तो आचार्य विनोबा भावे जी, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। रमन पुरस्कार जिसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी जो स्थापना हुआ था ये रमन पुरस्कार की, रमन मैग्सेसे पुरस्कार है, इसका स्थापना हुआ था 1957 यानी कि 1957 ईस्वी में इसका पुरस्कार किया गया था। और सबसे पहले यह 1958 ईस्वी में मिला था इनको, ठीक है ना, 1958 ईस्वी में मिला था किसको, विनोबा भावे जी को, जो कि पहली बार मिला था। और इसे एशिया का सर्वोच्च सम्मान भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 जो कि आपको मैथ का क्वेश्चन है, सिंपल सी है। बोले 43 में 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर से लेकर के 21 के स्क्वायर तक का जो मान होगा वो क्या होगा ये बताना, ठीक है ना। तो सिंपल सूत्र लगाने की इसमें कुछ जरूरत नहीं है। आपको सिंपल इसमें जरूरी नहीं है कि सभी में ट्रिक ही लगाना, ठीक है ना। जैसे भी दिमाग में आ जाए, जिस प्रकार से आ जाए आप आसानी से बनाए। जैसे सिंपल सी क्वेश्चन ये है कि स्क्वायर बस याद रखे, जोड़ दीजिए। तो 9 का स्क्वायर 81, 9 के बाद 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 11 के बाद हो जाएगा 13, विषम संख्या का है ना। तो 11 के बाद 13, 13 का स्क्वायर कितना 169, 15 का स्क्वायर कितना 225, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, ठीक है ना। 17 के बाद कितना 19 हो जाएगा, 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 361 हो जाएगा, 21 का स्क्वायर 441 होगा। जोड़ दीजिए सिंपल 1 2, ठीक है ना। 9 2 11, 11 5 कितना 11 5
16 16 और 9 कितना 25, 16 9 25 25 26 27, यानी कि लास्ट में 7 आ रहा है। तो लास्ट में 7 किस में आएगा, और लास्ट ऑप्शन नंबर डी है सिर्फ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल से, तो आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोला क्या, यदि एक संख्या m 20 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि m + 20 m + 3 तो 20 से विभाजित है, तो शेषफल क्या होगा ये बताना। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कोई संख्या जो कि 20 से विभाजित है, तो मान लेते हैं कि m बराबर आपका 20 ही मान लेते हैं। ठीक है ना, m बराबर 20 मान लीजिए जो कि 20 से विभाजित हो गया, तो 20 और 4 कितना हो जाएगा 24 हो गया। ठीक है ना, और 20 और 4 24, और इसको गुना करेंगे तो 20 और 3 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, भागा कितना 20 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा देखिए कितना, देखिए इसमें भागा देंगे तो आपको 4 बचेगा शेष, इसमें 3 बचेगा, तो 4 3 12, तो 12 जो है आपका शेष बच जाएगा, जो कि ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो सिंपल से आपको 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 45 है, बोरा 5 से 125 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से और 7 से दोनों से विभाज्य हो सकती है। 3 से भी होना चाहिए और 7 से भी होना चाहिए। तो 3 से और 7 से विभाज्य होने का मतलब है कि कोई भी संख्या जो वो 3 से विभाजित हो और 7 से विभाजित हो, इसका मतलब है कि 3 गुना 7 से विभाजित हो, यानी कि 21 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है ना, तो 5 से लेकर के ऐसी कितनी संख्या जो 3 से और 7 से यानी कि 21 से विभाजित हो सकता है ये बताना। ठीक है ना, तो सिंपल से इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आपका 21 हो जाएगा, 21 दूनी 42 हो जाएगा, 21 दिया 63, 21 84, 21 पचे 75 से। ठीक है ना, और 21 छक 26 से, जो कि 126 होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो 5 से लेकर 125 तक में 1 2 3 4 5 टोटल 5 संख्या है जो कि आपको 21 से विभाजित हो रहा है, यानी कि 3 से और 7 से विभाजित होने वाले हैं। तो 5 संख्या जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 नंबर में देखिए बोला कि ए एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर के 7 कार्य प्रारंभ करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते हैं, फिर ठीक है ना दोनों कार्य छोड़ देते हैं और सी कार्य को अकेला 18 दिन में समाप्त करता है। सी पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा ये बता रहा। ठीक है ना, टोटल 3 व्यक्ति है इसमें, जो कि ए है, बी है और सी है। तो ए करता है 30 दिन में, बी करता है 20 दिन में, तो 20 दिन में और 30 दिन में पूरा काम कर रहा है। इसका मतलब है कि दोनों का एलसीएम ले लेंगे 30 का और 20 का, तो टोटल कितना काम है वो आपको निकल जाएगा। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो टोटल जो काम हो गया वो आपका हो गया कितना 60 यूनिट काम हो गया। ठीक है ना, अब 60 यूनिट काम जो है वो ए करता है 30 दिन में, तो 30 दिन में करता है। इसका मतलब है कि इसका स्पीड कितना होगा 2 यूनिट प्रतिदिन करने की, यानी इसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो 2 है, और बी का जो कार्य करने की क्षमता हो जाएगा 20 या 60, यानी कि 3 यूनिट, यानी कि भाग दे देंगे तो आपको निकल जाएगा। और सी के बारे में कुछ नहीं बताया, यानी कि सी जो है कितने दिन में काम कर रहा है वो तो भी बताया नहीं है, वो शेष काम बताया। ठीक है ना, तो शेष काम को लेकर के अपने को नहीं निकालना है, पूरा काम पता रहेगा तभी निकल पाएगा। तो मान लेते हैं कि सी की जो क्षमता वो काम करने की वो टोटल 1 से प्रति क्षमता। ठीक है, चलिए अब टोटल जो काम है वो 60 यूनिट है। दोनों मिलकर के कितने दिन में काम किया, दोनों मिलकर के 4 दिन काम किया, तो दोनों मिलकर के 4 दिन काम करेगा, तो 3 और 2 5 यूनिट प्रतिदिन करेगा। तो 5 यूनिट एक दिन में, तो 4 दिन में इतना यूनिट कर देगा। उसके बाद दोनों चला गया और सी अकेले एक्स की क्षमता से काम करते रहा, कितने दिनों तक 18 दिनों तक करते रहा। अब 5 और 20 घटाएंगे तो बच जाएगा कितना आपको 40 बटा हो जाए 40 बराबर हो जाएगा 18x काटेंगे इसको तो 9 दूनी 18 20 दूनी 40, यानी x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 20/9। ठीक है ना, यानी कि जो x की क्षमता था, यानी कि इसकी जो काम करने की क्षमता था वो कितना था 20/9 यूनिट प्रतिदिन एक काम करने की इसकी क्षमता किसका सी का। ठीक है ना, अब देखिए कि टोटल जो काम है वो कितना है, तो टोटल काम जो है वो 60 है। टोटल काम कितना है 60 है, 20/9 की क्षमता से काम करेगा तो कितने दिनों में कर देगा, तो 20 तिया 60 9 तिया 27, यानी कि डी बराबर कितना आ जाएगा 27 दिन में काम को खत्म कर देगा। यानी कि टोटल काम 60 रहेगा, 20/9 के स्पीड से काम करेगा तो कितने दिनों में करेगा, तो 27 दिनों में जो है वो काम को समाप्त कर देगा। कौन, सी अकेला। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे बना लेंगे। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर है, यदि एक पाइप एक टंकी को 25 मिनट में भर सकता है, ए की क्षमता है कि कोई टंकी है उसको 25 मिनट में वो भर देगा। ए की क्षमता की 25% ए की क्षमता का 25% क्षमता वाले 4 पाइप टंकी को कितने समय में भरेंगे ये बताना। ठीक है ना, तो ए जो है कोई टंकी को 25 मिनट में अकेले भर रहा है और इसका जो क्षमता, और इसके बाद 4 और टंकी है, 4 और नल है, जैसे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया। ठीक है ना, ये 4 जो नल हैं वो और लगा दिया, लेकिन इसका क्षमता जो है वो इसका 25% है, यानी कि ये घंटे में जितना काम करेगा उसका 25% काम बी करेगा, यानी कि कितना करेगा 25% करेगा। तो 25% ये काम करेगा, 25% ये, 25% ये, 25% यानी कि टोटल जो 100% काम करने में लगेगा वो कितना लगेगा, उतना ही लगेगा जितना कि ए अकेले कर रहा था 1 घंटा में, यानी कि वो चारों मिलकर
करके उतने देर में ही करेगा, यानी कि कितना देर में करेगा, तो 25 मिनट में ही कर पाएगा। तो 25 मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मौखिक टाइप का ही है, इसमें कुछ बनाना ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन। एक वस्तु का अंकित मूल्य 6000 रुपया तथा इस पर 10% की छूट उपलब्ध है। दुकानदार ग्राहक को अतिरिक्त छूट देता है तथा वस्तु को 4050 रुपये में बेच देता है। दूसरी बार जो छूट दिया गया वो कितना है ये बताना, ठीक है। चलिए सिंपल से देखते हैं। 48 नंबर है, वस्तु का जो मूल्य कितना है, 6000 है। कितना है, 6000 है। पहला बार 10% का छूट दिया, तो 10% का छूट यानी कि 90/100, 90/100 को करेंगे तो 9/10 हो जाएगा। दूसरी बार जो छूट देता है वो कितना देता है पता नहीं, तो मान लेते हैं कि 100 माइनस X% का क्या हुआ, छूट दिया। 100 माइनस कितने का, X% का। 100 माइनस X% का छूट दिया, तो X% करेंगे तो बटा में 100 हो जाएगा। तो इतना जब छूट देता है तो वस्तु कितना में बेचता है, 4050 रुपये में बेचता है, इस प्रकार में, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेशन कर देते हैं। 3 शून्य से 3 शून्य आपका ये कट जाएगा, 1 2 3 आपका ये कट गया। इसको भी कैलकुलेशन कर देते हैं, तो 9 चौक 36 हो जाएगा। 9 चौक 36, 9 पचे 45 से आपको कट जाएगा यहाँ से। इसको भी काट देते हैं, 9 से तो कट गया। अब 6 से काट देते हैं, तो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और 6 पचे 30, ठीक है ना। 6 पचे 30 यानी कि 75 मराती ये आपका कट गया। तो बच गया आपका 100 माइनस X बराबर 75। X को इधर कर देंगे, 75 को इधर कर देंगे, तो X बराबर आ जाएगा कितना, 25%, जो कि X का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 25%। उसको जो दूसरा छूट दिया गया था वो 25% दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है 49 नंबर है, बोल रहा है X और Y का जो अनुपात है वो आय का अनुपात यानी कि इनकम का जो रेशियो है वो आपको दिया हुआ है 15:13, ठीक है ना। तो X और Y, ठीक है ना, X और Y जिनका इनकम का रेशियो दिया हुआ है कितना, 15:13 दिया हुआ है, ठीक है ना। BI का रेशियो यानी कि एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च का जो रेशियो है वो कितना है, 13:11 का है, ठीक है ना। तो हम बता सकते हैं कि यदि आप इनकम में से, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर यानी कि BI को घटाएंगे तो आपका क्या बच जाएगा, तो आपका बच जाएगा आपका बचत, ठीक है ना। तो आपका जो बचत का जो मान आ जाएगा यानी कि बचत का जो रेशियो आ जाएगा कितना, देखिए 15 में से 13 खर्च करेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ भी आपको 13 में से 11 खर्च कर रहा था, कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, यानी कि बचत दोनों का सेम है, ठीक है। अब बोल रहा है कि माह के अंत में दोनों 9600 रुपये की बचत करता है। कितने का, 9600 रुपये की बचत करता है। यहाँ कितने का बचत कर रहा है, 2 का। तो बचत का तुलना बचत से कर दिए। बोल रहा है X का जो आय है वो कितना है, तो X का जो आय है वो कितना है फ्रेंड्स, देखिए 15 है। तो गुना कितना कर देंगे, 15 से। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो 48 दूनी 96 कट जाएगा। 15 8 20 से शेष रहेगा आपको हाथ में 12, तो 15 4 60 60 12 कितना हो जाएगा, 72 और 2 शून्य और बैठा दीजिए, तो 1 2 यानी कि कितना आ जाएगा उसका इनकम 72,000, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, बोल रहा है जालंधर से अम्बाला की आगे की यात्रा के दौरान एक बस 54 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा करती है, जबकि वापसी में वह 46 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रखती है। पूरी यात्रा में बस की औसत गति क्या होगा ये बताना है। तो सेम दूरी है जालंधर से अम्बाला जाना और आना, ठीक है ना। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 54 गुना 46, ठीक है ना। प्लस में हो जाएगा 54 और 46 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 54 60 100 हो जाएगा, ठीक है ना, 100 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 54 और 46 को गुना करना पड़ेगा और गुने 2 करना पड़ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए इसको कैलकुलेशन कर देते हैं, यानी कि गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको गुना करेंगे 46 गुना 4 कर दीजिए, या फिर सिंपल सी इस प्रकार 46 गुना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए 46 गुना 4 करेंगे तो आपका हो जाएगा 46 दूनी कितना होता है 92, 92 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 92 गुना 2 100 कितना 84, 184 का हो जाएगा आपका 4, शेष आपका बच जाएगा 18, ठीक है ना। 46 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46 गुना 5 230, 230 से 230 और 18, 230 और 18 कितना हो जाएगा 248, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 248 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ये आपका आ गया। गुने 2 फिर से करना पड़ेगा, बटा में 100, तो गुना 2 फिर से कर देते हैं। देखिए गुना 2 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 4 दूनी 8 आ जाएगा। 4 दूनी कितना आ गया, 4 दूनी 8, ठीक है ना। 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 के 6, 4 दूनी 8 1 9 और 2 दूनी 4, ठीक है ना। 2 दूनी 4 और 2 अंक के बाद दशमलव, तो 49.68 आ जाएगा। 49.68 का मतलब क्या हो जाएगा आपका लगभग 50, ठीक है ना। 49.68 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका एवरेज आ जाएगा। इसका मतलब है आप लगभग में पूछ रहा है तो लगभग में कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में है कि सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, उसको क्या करना, मिलान करना है, ठीक है ना। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। तो सबसे पहले तिलचट्टा का संबंध किससे हो जाएगा, तो तिलचट्टा जो है इसका संबंध जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तिलचट्टा किससे, तिलचट्टा जो है ये हो जाएगा आपका, इसका शरीर कठोर
बाहर कंकाल द्वारा ढका होता है। तिलचट्टे का जो शरीर होता है देखते होंगे बाहर से कठोर रहता है, यानी कि कठोर कंकाल से ढका हुआ रहता है, जो कि ए का तीसरा आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए पक्षी क्या होता है, तो पक्षी जो होता है वो क्या होता है, तो पक्षी का होता है क्या कि इसकी जो अस्थि होता है वो वायु प्रकोष्ठ होता है। इसकी अस्थि क्या होता है, वायु प्रकोष्ठ होता है, यानी बी का पहला हो गया। तो बी का पहला देखिए इसमें मेरा यानी कि सी और डी तो आपका कट गया। मछली क्या होता है, तो मछली जो होता है इसका शरीर धारा रेखीय होता है। कैसा होता है, धारा के रेखीय होता है, तभी तो धारा में वो तैर पाता है, यानी कि सी का हो जाएगा आपका दूसरा, सी का दूसरा जो कि ऑप्शन ए में मिला है। और डी जो कि चौथा हो जाएगा, इसका सर्प जो कि इसका शरीर का अनेक बलय यानी कि लूप में मुड़ा हुआ होता है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है गिलगिट रोग, मछली में निम्न में से किस कारण से होता है ये बताना। तो गिलगिट जो रोग है मछली में किस कारण से होता है ये बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है, ठीक है ना। भारत में पाई जाने वाली जो कुछ मछली है उसको भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा, जैसे रेहू हो गया, कतला हो गया, ठीक है ना, चीतल, मांगुर, सिंधी, ठीक है ना, ये सभी भारत में पाए जाने वाले कुछ मछली जो कि मीठे जल में पाए जाते हैं सभी, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में रखेगा। भारत विश्व में जो मछली उत्पादन है उसमें भारत का नंबर जो है वो कितना है, तो भारत का दूसरा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है, भारत जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट मछली उत्पादन का कंट्री है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो निम्न में कौन जो है सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारत में सर्वाधिक उत्पादित मछली रेहू है, जो कि आपका ये गलत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक उत्पादित मछली जो कि रेहू नहीं है, कौन सी है, कतला, ठीक है ना। भारत में सबसे अधिक जो उत्पादन मछली होता है वो किसका होता है, कतला का होता है। किसका होता है, कतला का। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखेगा, ठीक है ना। कुछ प्रमुख मछली जो समुद्री मछली है उसकी प्रजाति जैसे ट्यूना हो गया, मैकेरेल हो गया, हेरिंग हो गया, ये सभी है जो कि ध्यान में जरूर रखेगा, ठीक है ना। भारत में सबसे ज़्यादा जो मछली का उत्पादन करने वाला राज्य, ठीक है ना, भारत में सबसे अधिक मछली उत्पादन करने वाला जो राज्य है, ठीक है ना, फर्स्ट में जो आएगा वो राज्य कौन है, तो फर्स्ट में आपका गुजरात, फर्स्ट में कौन है, गुजरात, ठीक है ना, फर्स्ट में कौन है, गुजरात है। सेकंड में आपको आंध्र प्रदेश, सेकंड में आपको हो जाएगा कौन, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तीसरा में कौन है, तीसरा में आपका हो जाएगा तमिलनाडु, तीसरा में क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है ना, तमिलनाडु जो कि आपको तीसरा नंबर में आपको मिल जाएगा मछली उत्पादन राज्य में, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 है, तांबे का अयस्क निम्न में से कौन है ये बताना है। तो तांबे का जो अयस्क है वो निम्न में से कौन हो जाएगा, मैलेकाइट, ठीक है ना। मैलेकाइट जो क्या तांबे का अयस्क है। बॉक्साइट जो आपको एल्युमिनियम का है, आपको ये आपको क्या बोलते हैं, सीडेराइट, ठीक है ना। सीडेराइट जो है आपको लोहा का अयस्क है। किसका है, लोहे का अयस्क है। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कार्नेलाइट किसका, तो कार्नेलाइट मैग्नीशियम का, ठीक है ना, ये है मैग्नीशियम का, यानी कि इसका जो होता है क्या होता है, संकेत होता है Mg, ठीक है ना। सीडेराइट लोहा का है जो कि इसका होता है Fe होता है, इसका संकेत होता है, ठीक है ना। मैलेकाइट जो कि आपका तांबे का, बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम का। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 है, रेडियोधर्मी तत्वों को डैश में रखा गया है। रेडियोधर्मी जो तत्व है उसको किस में रखा गया है बताना है। सही उत्तर है आपका एक्टिनाइड में रखा गया, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि परमाणु संख्या 89 से लेकर के 103 तक जो होते हैं तत्व उसे क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड में रखा गया है, ठीक है। तो गामा किरण है, इसमें सबसे क्या है, सबसे अधिक क्षमता वाला है। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं फ्रेंड्स, कि निम्नलिखित में से किसके संयोजन से सोल्डर बनता है ये बताना, यानी कि सोल्डर जो वो किसके संयोजन से बनता है। सही उत्तर हो जाएगा इसका आपका लेड और टीन, ठीक है ना। लेड और टीन के संयोजन से बनता है कौन, तो सोल्डर बनता है, जिसमें आपको 67% लेड यानी कि शीशा मिलता है, यानी कि और टीन जो है आपको 33% देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और भी है उसे भी ध्यान रखिएगा। कांसा जो कि कॉपर और टीन से बनता है, ठीक है ना, कॉपर और टीन से बनता है, जो कि आपको कॉपर और एसन किसका होता है, एसन जो होता है वो शीशा का होता है, ठीक है ना। एसन जो होता है वो शीशा का, यानी कॉपर और शीशा से बनता है, जिसमें 90% और 10% का रेशियो रहता है। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, ठीक है ना। पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शरीर जो है वो क्या होगा, डूब जाएगा, क्योंकि 4 डिग्री जब सेंटीग्रेड रहेगा तो पानी का जो घनत्व है वो क्या रहता है, सबसे अधिक होता है, सबसे कम हो जाता है, ठीक है ना, सबसे कम हो जाता है। और जैसे ही उसका घनत्व, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका जो घनत्व है वो कम हो जाएगा, और जब कम घनत्व होगा तो वो डूब जाएगा, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखेगा। सबसे कम जो घनत्व होता है पानी का, ठीक है ना, सबसे
सबसे अधिक जो घनत्व होता है पानी का वो कितने पर होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। सबसे अधिक पानी का जो घनत्व रहता है वो कितना रहता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। जल को यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाने पर आयतन क्या होता है, घटता है और फिर बढ़ता है, ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घनत्व मापने का जो मीटर होता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसे हाइड्रोमीटर बोलते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोमीटर, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है। 58 में क्या है कि एक एकल, ठीक है ना, एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है। एक एकल आवृत्ति के द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे टोन यानी कि स्वर या फिर तान बोलते हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ध्वनि जो है वो किस पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि किस पर निर्भर करता है, तो यह जो निर्भर करता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है ना, कौन, ध्वनि। नेक्स्ट है देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो आपका 59 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2, सूची 1 में आपका आविष्कार है, सूची 2 में आविष्कारक का नाम दिया गया है, तो इसको मिलान करना है, ठीक है ना। तो कोशिका का जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा, जो कि ए का चौथा हो गया। तो ए का चौथा देखिए ऑप्शन नंबर बी में ही सिर्फ मिल रहा है, तो आप यहीं से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे सर्वप्रथम तालाब के, ठीक है ना, जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं की खोज है वो किसके द्वारा किया गया, तो ये ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, ल्यूवेनहॉक के द्वारा। केंद्रक की खोज किसके द्वारा किया गया, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया। और ब्लैक रिएक्शन विधि की खोज है वो कैमिलो गाल्जी के द्वारा किया गया, तो इस सभी को ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका की खोज किया गया था, कब किया गया था, तो ये खोजा गया था 1665 ईस्वी में, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। किसके द्वारा, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा। बैक्टीरिया का जो पिता है, ठीक है ना, बैक्टीरिया का पिता जो है वो किसे कहते हैं, तो बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, सॉरी ये बोलते हैं ल्यूवेनहॉक को, ठीक है ना, क्योंकि बैक्टीरिया की खोज है वो इन्हीं के द्वारा किया गया था, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 60 यानी कि 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में है कि 60 नंबर क्वेश्चन है कि क्षारीय विलयन फेनाफ्लेथैलिन, ठीक है ना, सूचक का रंग होता है, यानी कि कैसा इसका रंग होता है ये बताना है। तो सही जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका लाल रंग होता है इसका। कैसा होता है, लाल रंग होता है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना। निम्नलिखित जो युग्म है इस पर विचार करना है, कौन सा जो युग्म है वो सही है ये बताना। जैसे हैजा, ठीक है ना, तो इसमें हैजा जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो हैजा जो है वो घरेलू मक्खी के द्वारा होता है, जो कि केवल एक सही है, ठीक है ना। तो केवल एक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सुमेलित है, तो केवल एक जो है वो सुमेलित है, ठीक है ना। चलिए आगे कुछ पॉइंट है ये भी देखते हैं। मादा एडिज मच्छर है वो क्या बोलता है, तो वो डेंगू का विषाणु वाहक है, ठीक है ना। मादा जो एडिज मच्छर है वो क्या मलेरिया का नहीं है, ये डेंगू का क्या है, ये करता है, फैलाने वाला काम करता है, ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान रखेगा। एडिज इजिप्टी के कारण डेंगू, चिकनगुनिया, निपाह वायरस आदि सभी होता है, तो इसे भी ध्यान रखेगा। एडिज इजिप्टी जो है कि है एडिज इजिप्टी टाइगर मच्छर भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना। जो टाइगर मच्छर किसे कहते हैं, तो एडिज इजिप्टी नामक जो मच्छर उसे टाइगर मच्छर कहते हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है कौन सा कथन जो है वो गलत है ये बताना। तो कौन सा जो कथन है वो गलत है, सही आंसर हो जाएगा इसका धातुएं धनायन बनाती है, जो कि आपको गलत है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 फ्रेंड, सल्फा ड्रग्स की खोज किसके द्वारा किया गया, ठीक है ना। सल्फा ड्रग्स का जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया, सही आंसर है जी डोमे के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। सल्फा ड्रग्स की जो खोज है वो 1932 में किया गया था। कब किया गया था, 1932 ईस्वी में सी डोमे के द्वारा, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है लाल दवा जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होती है वह कौन सा है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसका जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है, ये होता है KMN, ठीक है ना, KMNO4, ठीक है ना, O4 होता है, तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। यह क्या होता है, तो ऑक्सीकारक में उपयोग होता है, यानी कि यूज किया जाता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना। सबसे छोटा बीज कौन है, तो आर्किड होता है, जो कि ए का चौथा हो गया। ए का चौथा मतलब बी और सी, तो ऑप्शन आपका कट गया। सबसे बड़ा फल कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा फल जो होता है वो लोडोसिया, ठीक है ना। लोडोसिया जो होता है सबसे बड़ा फल होता है, यानी कि आपका बी का दूसरा किस में हो गया, तो बी का दूसरा
दूसरा आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे बड़ा फूल पुष्प कौन है? सबसे बड़ा पुष्प यानी कि फूल जो होता है वो रेफिलेशिया का होता है। सबसे बड़ा पुमंग तो साइकस का होता है, जो कि आपका डी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि राजन एक पहाड़ी पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चढ़ता है और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या होता है? नीचे आता है, ठीक है। कुल यात्रा में उन्होंने 6 घंटे का समय लिया, ठीक है ना। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो गया, 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो आया, तो दूरी समान है, तो इसका ये चाल है। तो आपका समय का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा, यानी कि 7:5 हो जाएगा, ठीक है ना। बोल रहा है कि दोनों में समय का जो टोटल समय लिया वो कितना लिया? तो टोटल समय जो है वो 6 घंटे लिया। टोटल समय जो वो कितना लिया? 6 घंटे लिया। और यहाँ जो टोटल समय है वो कितना लिया? यहाँ जो टोटल समय तो बोल रहा है क्या? टोटल जो दूरी है वो कितना होगा ये बता रहा है, ठीक है ना। तो टोटल यहाँ समय कितना ले रहा है? 12, ठीक है ना। अब बोल रहा है टोटल दूरी जो होगा वो कितना होगा? तो टोटल दूरी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? टोटल दूरी जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 7 × 5 = 35, यानी गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35, यानी गुना कितना हो जाएगा? 35 से गुना कर दें, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 17 दूनी 34 1 35, यानी कि 17.5 हो जाएगा, ठीक है ना। 17.5 किलोमीटर आपका ये निकल जाएगा दूरी, ठीक है ना। 17.5 किलोमीटर होगा, 17.5 किलोमीटर जो हो जाएगा क्या होगा? दूरी होगा, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेम दूरी रहेगा, जाना समान दूरी जा रहा है आ रहा है, तो आप इस प्रकार से आसानी से रेशियो पर इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं फ्रेंड्स। बोला क्या? एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय की जाती है, एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी को तय किया जाता है। मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर की दूरी जो है वो निश्चित समय में यानी कि 1 घंटे में तय किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया, ये आपका टाइम हो गया, ठीक है ना। तो समय चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, यानी कि ये जो आपका रेशियो आ जाएगा वो आपका चाल का आ गया कितना? 1 आपका रेशियो आ गया, ठीक है। आगे बोल रहा है क्या? यदि 50% अधिक दूरी, 50% अधिक का मतलब हो गया कितना? 1.5 किलोमीटर 1.5, और 40% कम समय, 40% कम समय का मतलब क्या हो जाएगा? 40% कम समय हो जाएगा, यानी कि पहले 100% लग रहा था, तो अब 40 का मतलब हो जाएगा कितना? 1 का 40% कम समय, यानी कि 60%। 60% का मतलब बोल सकते हैं कितना? 0.6, ठीक है ना, 0.6 इस प्रकार से लिख सकते हैं। दशमलव आप काट देंगे तो हो जाएगा कितना? 3 × 5 = 15 और 2 × 6, यानी कि कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा, ठीक है ना। कितने बचेगा ना? 5 × 15 2 × 6, यानी कि 2.5 हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि गति दोनों स्थिति में गति का जो रेशियो होगा कितना होगा ये बताएं। तो चाल का रेशियो निकल गया, दशमलव हटाएंगे, इधर शून्य बैठा देंगे तो दशमलव हटा के शून्य बैठा देंगे तो होगा 10, और इधर हो गया 25, 2 × 5 = 10 और 5 × 25, यानी कि 2:5 आपका रेशियो निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आप आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी दूरी आप दूरी या समय कितना मान लीजिए, 100 भी मान के बना सकते हैं, 1 भी मान के बना सकते हैं, दोनों से आपका बन जाएगा वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है। नीचे दिए गए दंड चित्र में 5 परीक्षाओं में पी तथा क्यू के अंकों को दर्शाया गया है। प्रत्येक परीक्षा में अधिकतम अंक जो है वो 200 है। तो पी का ये व्हाइट वाला और क्यू का आपका जो है वो ब्लैक वाली है। तो बोल रहा है कि पी ने परीक्षा 3 में, ठीक है ना, पी ने परीक्षा 3 में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया है ये बताना, ठीक है ना। पी ने यानी कि व्हाइट वाला 3 में, तो 40 टोटल अंक कितने हैं? 200 में। अधिकतम जो अंक है वो कितने हैं? 200 में 140 प्राप्त किया, 200 में 140 प्राप्त किया, तो कितने प्रतिशत प्राप्त किया है? 0 काट दीजिए, 70 काट दीजिए तो 70 से कट जाएगा, ठीक है ना। यानी कि कितना हो गया? पी का आपका 70% आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। पी को कितना मिला? 70% मिला, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 69 है। 2 ट्रेनें जो कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में आगे बढ़ रही है। तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन, मंद गति से चलने वाली ट्रेन और एक पोल को 30 सेकंड में और 15 सेकंड में क्या करते हैं? पार करती है। मंद गति की ट्रेन की लंबाई क्या होगी ये बताना है, ठीक है ना। तो मंद गति की जो ट्रेन है यानी कि धीमी चलने वाली जो ट्रेन है उसकी लंबाई क्या है ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा ये बताना है। इसको किस प्रकार से बनाएंगे? सबसे पहले इसको इस प्रकार से देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही है दोनों गाड़ियाँ, ठीक है ना। मतलब एक ही दिशा में चल रही है। बोला तीव्र गति से चल रही ट्रेन, मंद गति से चल रही ट्रेन वाली ट्रेन की एक पोल, ठीक है ना, 30 सेकंड में और 5 सेकंड में पार करती है। मंद गति की ट्रेन की लंबाई जो है वो क्या होगा ये बताना है, ठीक है ना। तो तेज़ गाड़ी की जो लंबाई है उसको क्या होगा? तो तेज़ गाड़ी जो चल रही है उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बता देंगे। तो 90 को 5/18 5 सेकंड में पार करती है, तो इसका हो जाएगा गुना 5 कर देते हैं, तो 18 × 5 = 90, यानी कि 125 मीटर।
कितना हो गया 125 मीटर जो हो गया इसका लंबाई हो गया, ठीक है ना। अब दोनों का सापेक्षिक जो चाल हो जाएगा कितना हो जाएगा, क्योंकि एक ही दिशा में चल रहा है, तो एक ही दिशा में जब चल रहा है तो दोनों का सापेक्षिक चाल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, सापेक्षिक चाल 90 में से 60 घटा देगा तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। इस किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देते हैं, और कितने सेकंड में पार करता है, तो 30 सेकंड में पार करता है। कितने सेकंड में, 30 सेकंड में, तो गुना 30 कर देंगे तो आपका डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 6 तिया 18 और 6 पचे 30 और ये हो जाएगा 10 से, तो 5 25, 25 पर 1 शून्य बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा 250 मीटर, ठीक है ना। तो 250 मीटर जो है वो दूसरी ट्रेन की लंबाई है, सॉरी 250 मीटर तो हो गया आपका इसका टोटल लंबाई, ठीक है ना। और जो छोटी ट्रेन है उसकी लंबाई कितना हो जाएगा, तो इसको घटा देंगे 250 में से 125 को, ये जो निकाले ना डिस्टेंस, इसको घटा देंगे तो 250 में से 125 घटाएगा तो कितना आएगा 125। तो दोनों ट्रेन की जो लंबाई वो कितना है 125 मीटर ही है। तो ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 42 रुपया, ठीक है ना। तो 2 वर्षों का जो साधारण ब्याज होगा क्या होगा, तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज आपका 20 हो जाएगा, यानी कि ऐसा है 20। CI कितना हो जाएगा, तो 10 + 10 गुना 10/100 इस प्रकार से निकाल देंगे 2 वर्ष का। तो 2 शून्य आपका कट जाएगा, तो 20 और ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, जो कि आपका CI हो गया। और ये आपका 20 जो है वो क्या हो गया, SI हो गया। दोनों का डिफरेंस आपका 42 दिया हुआ है, यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। पूछ रहा है क्या कि संयोजित ब्याज, साधारण ब्याज की राशि इतना है, तो संयोजित जब ब्याज, ठीक है ना, निश्चित राशि पर, ठीक है ना, तो राशि क्या होगा ये बताना, यानी कि मूलधन क्या होगा ये बताना। तो मूलधन तो आपका 100 हो जाएगा, तो 4200 जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मूलधन निकालना गुना 100 से कर दिए, ब्याज का अंतर का तुलना अंतर से कर दिए। ब्याज यहाँ SI 20 था, CI 21 आ गया, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 21, यहाँ दोनों डिफरेंस कितना दिया है 42, तो डिफरेंस का तुलना डिफरेंस से, मूलधन निकालना गुना 100 कर दिए, ठीक है, सिंपल से निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 है आपका 3x बराबर 5y, तो 3x बराबर आपका 5y है, इसका मतलब हो गया x बटा y बराबर 5/3, यानी y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 5, यहाँ पर मान रख देंगे। तो x प्लस y, तो x प्लस y का मतलब कितना हो जाएगा, x प्लस y मतलब हो गया 8 है, रेशियो x माइनस y करेंगे तो 2 कैलकुलेशन करेंगे तो 4:1 आ जाएगा, जो कि आपका रेशियो हो जाएगा 4:1, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 11, 9, 18, 35, 42, 36, 4, 19 और 31 की सीमा क्या है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका जो सीमा होगा वो क्या होगा ये बताना। तो सीमा का मतलब होता है क्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर, ठीक है ना, ये होता है सीमा। सीमा का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है ना, सबसे बड़ी संख्या यानी कि सबसे उच्चतम संख्या, और सबसे न्यूनतम यानी कि सबसे छोटी संख्या। सबसे उच्चतम संख्या कितना है 42 है, जो कि आपका 42 हो गया। सबसे छोटी संख्या कितना है 4 है, ये दोनों का बस अंतर कर दीजिए, आपको सीमा निकल गया, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा सीमा 38 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने विक्रय मूल्य को, ठीक है ना, अपने विक्रय मूल्य को लागत से 10% अधिक अंकित करता है, ठीक है ना। यानी कि मान लेते हैं यदि कोई वस्तु है जो कि 100 रुपये का है, ठीक है ना, 100 रुपये का है, तो उसका जो लागत है वो 10% अधिक अंकित करता है। बेचते समय कुछ छूट देता है, जिससे 1% का उसे क्या होता है हानि होता है, तो उसे ने कितने प्रतिशत का छूट दिया ये बताना है, ठीक है ना। तो सिंपल सी है, मान लेते हैं कि लागत जो है वो कितना मान लें 100 रुपया मान लिया, ठीक है ना। लागत जो मान लिया वस्तु की कितना मान लिए 100 रुपया मान लेते हैं क्रय मूल्य, लागत वस्तु को मान लिया कितना क्रय मूल्य, यानी कि 100 रुपया मैंने मान लिया, ठीक है ना। लागत कितना मान लिया 100 रुपया। छूट जो है वो मान लेते हैं कितना कि 1% का उसने छूट दिया, कितने प्रतिशत का 1% क्या दिया छूट दिया। तो सूत्र छूट जब 1% का देगा तो 100 का वस्तु है, सॉरी 100 रुपये का वस्तु है, ठीक है ना, 10% अधिक अंकित करता है, ठीक है ना। तो 10% अधिक अंकित करेगा, इसका मतलब बेचा कितना में 110/100 में बेचा वो, ठीक है ना। और अगला बार जो छूट दिया वो कितना दिया, जब बेचते टाइम उन्होंने छूट दिया वो 1% का छूट दिया। तो 1% का छूट दिया, तो पूछ रहा ना कि उसने कितनी छूट दिया। अच्छा, कितनी छूट दिया वो नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि 1% की उसने छूट दिया, 1% का मान लेते हैं, तो 100 - 1/100 हो गया, बराबर बोल रहा है 1% की उससे हानि हुआ। तो 100 रुपये का वस्तु था, 1% की हानि हुआ, यानी कि वस्तु को बेचा कितना में 99 में बेचा। तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य हो गया। इसी को कैलकुलेशन करना है, तो 2 शून्य से आपका 2 शून्य ये कट जाएगा, 1 शून्य से आपका 1 शून्य ये कट जाएगा, ठीक है ना। अब 11 नमा 99 ये काट दीजिए, 11 नमा 99, तो 10 नमा 90 हो गया, यानी कि 100 - 1 बराबर हो जाएगा 10 नमा 90। 1 को ये साइड कर देंगे और 90 को ये साइड, तो 100 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10। तो जो छूट दिया गया था यानी x का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा, सॉरी 1 मिनट, x का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा
10% आ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि छूट जो दिया गया था कितना दिया गया था 10%, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा क्या 74 को इतना जो दिया हुआ इसको प्रतिशत में लिखना है, ठीक है ना। तो इतना को प्रतिशत में यदि आप लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो सबसे पहले 625 को लिख देते हैं। 625 से अब बटा कितने शून्य बैठ जाएगा 2 4 5, ठीक है ना। कितने शून्य बैठ जाएगा 5 शून्य, तो 5 शून्य पहले इस प्रकार से, तो आप इसको आसानी से आप बैठा ही सकते हैं, ठीक है ना। यानी दशमलव हटा करके इतना शून्य बैठा दीजिए। इसको परसेंट में लिखना है तो गुना 100 कर दीजिए। कितना कर देंगे गुना 100% हो जाएगा। कितना 100% लिखना है। 1 2 शून्य काट दिए। अब 1 2 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो आपका ये आ जाएगा जो कि 0.625%, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 75 यानी 75 नंबर क्वेश्चन है। 75 नंबर है ABC के वेतन का रेशियो आपको 7:3:5 के अनुपात में दिया हुआ है। यदि उनके वेतन में 15%, 20% और 25% की वृद्धि का अनुमति दिया जाता है तो उनके जो नया रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा ये बताना, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है क्या A है, B है और C है। टोटल 3 व्यक्ति है। पहले में रेशियो दिया है 7%, 7 का, ठीक है ना। 7 के बाद 3 का, 3 के बाद आपका हो गया 5 का। सभी का रेशियो में वृद्धि, परसेंटेज में वृद्धि हो रहा है। आपका वेतन का कितना 15% का वृद्धि इसमें हो रहा है, ठीक है ना। 15% का वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब हो गया आपका 15% का वृद्धि हो गया, ठीक है ना। कितने का हो गया 15% का। 15% को लिख सकते, सॉरी 1 मिनट, इस प्रकार से लिख देता हूँ इसको सिंपल से। 15% का वृद्धि का मतलब लिख सकते हैं 115/100, ठीक है ना। इसमें हो रहा है कितने 20% की वृद्धि, यानी कि 120/100 ये भी लिख देंगे। और इसमें हो रहा है 25% की वृद्धि, मतलब 125/100 हो गया। अब देखिए 100 से 100 तो सब में कट ही जाएगा। 5 से भी कट रहा है सब, तो काट दीजिए। 5 से 25 में आती है, 24 25 20 से ये कट रहा, और ये 23 25 15 से ये कट रहा, ठीक है ना। अब सॉरी 23 हो जाएगा ये कितना 23 है ये, 1 मिनट 23 23 25 15 से, यानी कि 23 में आती ये आपका कट गया, ठीक है। चलिए अब 24 23 अब तो नहीं कट रहा कोई, अब नहीं कट रहा, तो अब सभी को गुना करना पड़ेगा। तो 23 गुना 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 गुना 7 करेंगे तो आपका 161 आ जाएगा। इसको करेंगे 24 या कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। 25 25 25 से 125, यानी कि नया जो रेशियो बनेगा वो आपका 161 72 और 125, 161 72 और 125, जो कि ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना।